तो गाइस रियल मैड्रिड ने एक नया तहलका मचा दिया है बार्सिलोना के लिए और घाव पे घाव भरते जा रहे हैं। तो रियल मैड्रिड ने कुछ ऐसा कर दिया जो शायद बार्सिलोना अपने सपनों में शायद सोचते रह जाएंगे करने के लिए। तो रियल मैड्रिड बिकम्स द फर्स्ट फुटबॉल क्लब जिन्होंने 1 बिलियन रेवेन्यू क्रॉस कर दिया है अपनी ऑपरेटिंग इनकम में, और ये हमें बताया है फुटबॉल बेंचमार्क्स 2025 चैंपियंस रिपोर्ट में। तो यूरोप के जितने भी क्लब्स हैं उनकी जो ऑपरेटिंग इनकम है उनमें सिर्फ रियल मैड्रिड ऐसा क्लब है जो बिलियंस में बात कर रहा है यहाँ पे। दूसरी तरफ यूरोप में कुछ ऐसे भी क्लब हैं जो अपने प्लेयर्स रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, जो वीआईपी सीट्स बेच रहे हैं या फिर किसी के साथ डील कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप रेफरीज को उतना पैसा दे दोगे जो कि हमने कल के चैंपियंस लीग मैच में देखा, तो आपके पास रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बचेगा क्या। खैर वो सब तो अलग बातें हो गई। तो आज हम बात करेंगे रियल मैड्रिड के इस अचीवमेंट के बारे में कि क्यों ये अचीवमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, क्या इसके पीछे के फैक्टर्स रहे हैं, कि किसकी वजह से ये किन फैक्टर्स की वजह से रियल मैड्रिड इस स्टेज तक पहुंचा कि पूरे यूरोप का सबसे स्टेबल फुटबॉल क्लब आप इसको बोल सकते हो, ना सिर्फ ऑन द फील्ड बल्कि ऑफ द फील्ड। अभी हम बात कर रहे हैं ऑन द फील्ड तो हमें पता है ये रियल मैड्रिड क्या क्या कर चुका है और क्या क्या कर रहा है, बट ऑफ द फील्ड ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है ऐसे टाइम पे जब फुटबॉल वर्ल्ड जो है आपके अरब टीम्स या फिर अरब ओनर्स या फिर मिडिल ईस्ट से एक तरीके से कब्जे में आ गया है कि स्टेट ओन जो क्लब्स हैं जैसे कि मैनचेस्टर सिटी, पीएसजी, न्यूकासल, आपके पास कितने सारे एग्जाम्पल हैं। उन शार्क्स के बीच में रहते हुए रियल मैड्रिड ने एक वो बेंचमार्क यहाँ पे अचीव किया है जो शायद एक इंस्पिरेशनल स्टोरी हो सकती है किसी और क्लब के लिए। जिस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टेट ओन क्लब्स, मैंने वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर कि मैनचेस्टर सिटी किस तरीके से अपनी इनर मोटिव्स जो यहाँ पे पूरे करते हैं, तो वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। बट उन सब के बीच में रियल मैड्रिड ने क्या मॉडल अपनाया, क्या करा है, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम रीजन की बात करें तो रीजन हम सबको पता है, दैट इज अंकल फ्लोरेंटिनो पेरेज। मतलब भाई इस आदमी की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ऑब्वियसली मैं क्रिटिसाइज भी बहुत बार करता हूँ, बहुत चीज़ों के लिए करता हूँ, बट यहाँ पे मुझे इस आदमी की तारीफ करनी पड़ेगी। हैट्स ऑफ टू फ्लोरेंटिनो पेरेज। जिस तरीके का स्ट्रिक्ट वेज स्ट्रक्चर इन्होंने फॉलो करा है, मैं हमेशा से बोलता हूँ जो रियल मैड्रिड का वेज स्ट्रक्चर है कोई इनके आगे नहीं आता, चाहे वो रोनाल्डो हो, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो, काका हो, बेकम हो, आप टीम से बड़े नहीं हो। ये स्ट्रिक्टनेस जब आप फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली आपके लिए हर चीज कंट्रोल में रहती है। अगर आपको पैंडेमिक का भी टाइम ध्यान हो तो रियल मैड्रिड वाज द ओनली क्लब जिसने काफी लेट वेज में जो है रिड्यूस किया था, एंड काफी कम रिड्यूस किया था इन कंपैरिजन टू अदर क्लब्स। अदर क्लब्स तो 50-50% तक कम कर रहे थे, बट रियल मैड्रिड 10-20% से ऊपर कभी गया नहीं, क्योंकि इन्होंने वो स्ट्रक्चर इतना मेंटेन किया है। तो अगर मैं फ्लोरेंटिनो पेरेज की बात करूं, ये इतनी बड़ी अचीवमेंट क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि जब फ्लोरेंटिनो पेरेज ने पहली बार, मैं बात कर रहा हूँ 90s, जब 98-2000 के आसपास, मुझे एक्जैक्टली ईयर याद नहीं है, जब रियल मैड्रिड को खरीदने के लिए फ्लोरेंटिनो प्रेसिडेंट बनने के लिए जब उन्होंने अप्लाई किया था या फिर जब उन्होंने कैंपेनिंग स्टार्ट करी थी, तब रियल मैड्रिड डेट में हुआ करता था। अराउंड 120-150 मिलियन, पता नहीं इतने करीब के कुछ डेट था उस टाइम पे। इस बंदे ने वो डेट को क्लियर किया, आपके ट्रेनिंग ग्राउंड्स को बेचा, आपके जो भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज थे उनको उस टाइम पे बेच दिया जब सब लोगों को लगा कि यार ये क्या कर रहा है, ये ट्रेनिंग फैसिलिटीज बेच दे रहा है, ये कर दे रहा है, वो कर दे रहा है। ही हैड अ विजन, उसने वो सब बेचा, क्लब को प्रॉफिटेबल बनाया, गैलेक्टिको एरा लेके आया, अपना पैसा डाला अपने, क्योंकि उस टाइम किसी के पास इतना पैसा नहीं था। क्योंकि अगर आपको पता हो प्रेसिडेंटशिप कैंपेन करने के लिए या फिर कंटेंडर बनने के लिए आपको कुछ एक अमाउंट होता है मिलियंस में जो आपको एज अ डिपॉजिट रखना पड़ता है। तो दैट टाइम बिकॉज फ्लोरेंटिनो पेरेज इज वन ऑफ द यार रिचेस्ट पर्सन इन स्पेन, मतलब वन ऑफ द, मतलब ऐसा नहीं कोई बिलियनर है, बट हाँ वो एक मिलियन कंस्ट्रक्शन, बिकॉज इज अ सिविल इंजीनियर, तो वो एक कंपनी रन करते हैं जो कि काफी रिच कंपनी है या फिर काफी अच्छी कंपनी है स्पेन की जो कंस्ट्रक्शन में बनी हुई है। तो ही हैज इनफ एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, तो उन्होंने वो रखा वहाँ पे, वो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने रियल मैड्रिड को डेट से निकाला, उन्होंने जो फैसिलिटीज बेची थी उनको वापस उठाया। सो फ्लोरेंटिनो पेरेज इस काम में बहुत पहले से लगे हुए हैं। हाँ ओवर स्पेंडिंग के लिए भी मैंने उनको बहुत क्रिटिसाइज किया, जो गैलेक्टिको एरा है उसकी जरूरत नहीं थी, आपको जबरदस्ती की बायस जैसे कि हामिस रॉड्रिगेज नहीं जरूरत थी, शायद बेल की भी, मतलब ठीक है बेल अब इतने हमारे उसमें क्रूशल रहे कि मैं बोल नहीं सकता कि हाँ बेल की जरूरत नहीं थी, बट यस उसके अलावा भी बहुत सारी ओवर स्पेंडिंग रही है। बट धीरे धीरे फ्लोरेंटिनो पेरेज या जो भी उनके उनको समझाने वाले लोग थे या उनके जो एडवाइजर्स थे, उन्होंने उनको दिमाग दिया, देन ही स्टार्टेड इन्वेस्टिंग वेरी ध्यान से, बहुत ध्यान से, एंड ये उसी का ही नतीजा है कि आज रियल मैड्रिड सरपास कर गया है 1 बिलियन का रेवेन्यू। एंड सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा जो ये रिपोर्ट थी ये 6 क्लब्स के लिए हुई थी, पीएसजी, इंटर मिलान, रियल मैड्रिड, पीएसवी, मैनचेस्टर सिटी एंड स्पोर्टिंग।
तो उन सारे क्लब्स में मिला के आप नंबर्स यहाँ पे देख सकते हैं कि रियल मैड्रिड कितना आगे है बाकी क्लब से, कि अगर आप देखो तो इट इज 1.065 बिलियन, एंड जो मैनचेस्टर सिटी है वो सेकंड नंबर पे विद 838 मिलियन, जो कि काफी शॉकिंग है। ऑब्वियसली यार, जब पीछे से पैसा डालते जाओगे, यहाँ पे इनकम की बात हो रही है, आप जनरेट तो करो। अब आप पीछे से पैसा डाल डाल के स्टेट ओन क्लब क्या कर सकते हैं? वो सिर्फ पैसा डाल सकते हैं, वो जनरेट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली उसके लिए चाहिए आपको एक फैन फॉलोइंग, एक आपका जो बेस होना चाहिए। यार आपका प्लास्टिक बेस है। मैनचेस्टर सिटी जानता कौन था इनके शेख के पहले लेने से पहले, जो यूएई के शेख है। तो मैनचेस्टर सिटी हो गया या पीएसजी जैसे क्लब हो गए, ये स्टेट ओन क्लब कभी भी, शायद कुछ सालों बाद ऑब्वियसली कुछ नए नए मॉडल, नए नए तरीके, नए नए जुगाड़ या नया कोई फ्रॉड करके ये कोशिश कर लेंगे, बट रियल मैड्रिड इज अ प्राइम एग्जांपल कि इन सब शार्क्स के बीच में आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो विद योर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई हैं, कि उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है रियल मैड्रिड के इस 1 बिलियन वाले रेवेन्यू में। अगर हम बात करें, सबसे पहला फैक्टर वो है रिकॉर्ड रेवेन्यू फ्रॉम सेंटियागो बर्नाब्यू। एंड अगर मैं रिकॉर्ड रेवेन्यू की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूं सबसे पहले, मतलब उसमें काफी चीजें हैं। जब सेंटियागो बर्नाब्यू को रेनोवेट करने की बात उठी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि यार क्या जरूरत है, बढ़िया आपका क्लब चल रहा है, रेवेन्यू आ रहा है। बट दैट गाय इज अ मास्टरमाइंड, ही न्यू कि यार ये सब कुछ कर लेंगे, ये सब कर रहे हैं, बट योर स्टेडियम और योर एमिनिटीज शुड बी वर्ल्ड क्लास। आपको कुछ अलग देना पड़ेगा जो शायद बाकी लोग नहीं दे रहे हैं। यहीं पे फ्लोरेंटिनो पेरेज ने अपना दिमाग लगाया, उन्होंने इसको रेनोवेट करा। मैं टू बी ऑनेस्ट इसके फेवर में नहीं था, बट अब जब मैं नंबर्स देख रहा हूं, 251 मिलियन पाउंड्स फ्रॉम द मैच डे रेवेन्यू, कैन यू इमेजिन दैट? एक मैच डे में वीआईपी जो एरियाज है वो आपके 83 मिलियन यूरोज में जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावा 26% का इंक्रीज इन कमर्शियल इनकम फ्रॉम मर्चेंडाइज, और मर्चेंडाइज के लिए आपको पता है इन्होंने प्रॉपर एडिडास का स्टोर खोला है, वहां पे कुछ वीआईपी एरियाज खोले हैं जहां से आप लाइव मैच देख सकते हो। उसके अलावा एमिनिटीज वगैरह, और मैंने जैसे कि शॉर्ट भी बनाया था, अभी एप्पल वगैरह से बातचीत चल रही है कि लाइव वीआर वगैरह तक इंप्लीमेंट करने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट के साथ स्पॉन्सरशिप की बात चल रही है, जहां पे सेंटियागो बर्नाब्यू नाम चेंज हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट बर्नाब्यू। तो ये चीज अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है। इन सब चीजों के बिना अगर आप 1 बिलियन निकल गए हो तो आप खुद सोचो कि जब ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी, उसके साथ साथ 8% का राइज इन ब्रॉडकास्टिंग इनकम। अगर आप यही चीज देखो, जो बार्सिलोना ने गड़बड़ करी, जिसके ऊपर मैंने शॉर्ट भी बनाई थी, कि इन्होंने मेसी के साथ वो पीवीसी डील जो करने की कोशिश कर रहे थे कि मेसी को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 25 साल के लिए अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दे रहे थे एंड ऑल दैट। बार्सिलोना वालों सीखो भाई, फ्लोरेंटिनो पेरेज तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। अब तो तुम लोग सुपर लीग के लिए ऑलरेडी साथ में हो ही कहीं ना कहीं। सीखो, मॉडल इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो कि टीम से बड़ा कोई नहीं होता है, और जब आप ये चीज सीख लोगे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके क्लब को कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे यही फ्लोरेंटिनो पेरेज ने यहाँ पे करके दिखाया। तो उन्होंने जो ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज करा। ऑब्वियसली इसमें इनकी जो यूरोपियन जो हमारे जितने लीग्स हैं जो हम जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफीज वगैरह, उनका भी एक वो है कि जिससे टीम की स्टारडम बढ़ती है, टीवी जो है ब्रॉडकास्टिंग वो बढ़ता है, ज्यादा लोग देखते हैं, ज्यादा कमर्शियलाइज होता है। तो काफी फैक्टर्स इसके पीछे हैं। तो रियल मैड्रिड की ऑफ फील्ड जो इनकम है उसके लिए उनकी ऑन फील्ड जो परफॉर्मेंसेज है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे पार्ट प्ले कर रही है। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो तो फ्लोरेंटिनो पेरेज बिंगो, फुल मार्क्स 100%। इन्होंने वो विजन उस टाइम पे देखा जो शायद हम नहीं देख पा रहे थे। हम में से काफी लोग थे जो कह रहे थे यार इसकी जरूरत नहीं है, क्यों इतना पैसा डाल रहे हो, ये कर रहे हो, बट फाइनली दैट मनी इज गिविंग यू द आउटपुट एंड यू कैन सी इट क्लियरली, जिस तरीके का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द पार्ट जो आपकी मैच डे सेल्स और इन सब में पैसा रियल मैड्रिड को मिल रहा है। उसके अलावा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जहां पे मैं बार्सिलोना वालों को एक चीज बता देता हूं, पहले मैं पॉइंट बता देता हूं, मोस्ट रेवेन्यू फ्रॉम द अकेडमी प्लेयर सेल्स। आपने ये जो ला मसिया के इतना ड्रामा सुन लिया होगा कि ला मसिया ने लमीने यमाल दे दिया, इन्होंने गावी दे दिया, इन्होंने दे दिया, दैट्स गुड, दिया है उन्होंने। बट जो रियल मैड्रिड की ला फैब्रिका को आप लोगों ने जो डिमीन कर रखा है, अगर मैं आपको ये नंबर बताऊंगा आप लोग आसपास तक नहीं हो। शायद आप ये बोलोगे कि हमारे प्लेयर्स को टीम में जगह मिलती है, डेफिनेटली मिल सकती है, क्योंकि आप लोग खरीद नहीं सकते हो तो ऑब्वियसली आपको अपनी अकेडमी से उठाने पड़ेंगे। पर रियल मैड्रिड भी अपने अकेडमी के प्लेयर्स को चांस देता है। वो ये जो स्टैट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये प्रूव करने वाले हैं। अगर आप अकेडमी प्लेयर्स की हम जब बात कर रहे हैं तो हम इसमें 2-3 चीजें देखेंगे। कितने प्लेयर्स फर्स्ट टीम तक पहुंचे, कितने प्लेयर्स जो अकेडमी के थे उनकी सेल्स में कितना पैसा आया है, उनको कितने मिनट्स मिले हैं, ये सारी चीज जो है क्यूमुलेटिव डेटा इनका जब इन्होंने निकाला, ये रिपोर्ट वालों ने, तो इस चीज में पीएसवी एंड रियल मैड्रिड दोनों टॉप पर है। इन दोनों के प्लेयर्स जो है उनकी सेल भी हो रही है, उनके वो फर्स्ट टीम तक भी पहुंच रहे हैं, उनको मिनट्स भी मिल रहे हैं।
आप सिर्फ एक क्राइटेरिया के बेसिस पे कभी जज नहीं कर सकते कि कौन सी एकेडमी कैसी है। ला मसीह डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट एकेडमीज है, मतलब मजाक से हटके, राइवलरी से हटके। उनकी एकेडमी से इनिएस्टा आए हैं, मेसी आए हैं, जवी आए हैं, बुस्केट्स आए हैं, उसके बाद पीके आए हैं, काफी लोग आए हैं, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा। लोगों को हेसे रॉड्रिगेज जो शायद अभी नहीं है बट ठीक है, एक टाइम पे बहुत अच्छे प्लेयर थे, मुराटा आए हैं, आप कैसे नाचो फर्नांडिस आए हैं, आप इतने वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को, लुकास वास्कस ठीक है वो राइट बैक के लिए शायद वो प्लेयर नहीं होंगे बट वो जिस पोजीशन के लिए प्लेयर है उसके लिए वो काफी अच्छे प्लेयर हैं। उसको ऐसा नहीं है कि रियल मैड्रिड ने अपनी अकाडमी पे ध्यान नहीं दिया, जिस तरीके की हवा दुनिया में चलती है, क्योंकि ये नंबर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। अभी पीएसवी रियल मैड्रिड टॉप पे है बट अकेडमी प्लेयर से जो इनकम जनरेट करते हैं उसमें रियल मैड्रिड टॉप पर है। 2019 से 2025 में रियल मैड्रिड ने 218 मिलियन रुपीस, सॉरी 218 मिलियन यूरोस कमाए हैं अपने अकेडमी प्लेयर्स को बेच के। अब आप उसमें सोच सकते हो कि कितने सारे प्लेयर्स जो है उस लेवल पे हैं, एलीट लेवल पे, कि जो दूसरे क्लब्स हैं वो उनको कहीं ना कहीं खरीदना चाहते हैं यार, वो उनको ले रहे हैं। सबसे प्राइम एग्जांपल निको पाज आपके आगे है, जो इतना बढ़िया खेल रहे हैं, इतना फंटास्टिक, मतलब इटालियन लीग में धमाल मचा रखा है यार, बिल्कुल असिस्ट, की पासेस, गोल्स, मतलब यहाँ तक बात हो रही है कि रियल मैड्रिड उनको वापस लेना चाहते हैं। खैर मुझे तो उस टाइम भी लगता था, उन्होंने गोल भी एक स्कोर किया था, मुझे टीम याद नहीं, आई गेस एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, या मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। क्वालिटी प्लेयर की पता लग जाती है। मोराटा मेरे को बहुत बढ़िया प्लेयर लगते थे, जो पहले थे, मतलब ऑब्वियसली अकेडमी से निकले, रियल मैड्रिड की क्वालिटी है, मतलब उसके बाद जो हरकतें करी हैं मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बट जिस तरीके की क्वालिटी उनके पास थी, मोराटा के पास या फिर निको पाज हैं, अब राउल एसेंसियो को आप देख सकते हैं, जिस तरीके की वो यहाँ पे अभी अपना गेम दिखा रहे हैं, मतलब अब मुझे नहीं लगता कि रियल मैड्रिड को एक सेंटर बैक वो आराम से रिप्लेस कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर सेंटर बैक की अभी जरूरत है। इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ऐसा लगता है वाकई रेमोस की तरह एक मेच्योरिटी है प्लेयर की, उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, टैकल, एवरीथिंग। अगर वो, मैं टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगता है कि अगर राउल एसेंसियो अभी बिकेगा ना तो ये आपके लेरी ओनो वगैरह इन सबसे कोई कम नहीं है, 40-50 मिलियन आराम से चला जाएगा अगर रियल मैड्रिड बेचना चाहे। ऑब्वियसली वो बेचेंगे नहीं और बेचना चाहिए भी नहीं। तो ये मैं बार्सिलोना वालों को बता दूं कि ला मसिया ठीक है, आपके प्लेयर्स वहां पे खेल रहे हैं, बट सिर्फ एक प्लेयर, एक फैक्टर कंट्रीब्यूट नहीं होता है। अगर आप किसी उसकी बात करो, अगर हमारी टीम ऑलरेडी इतनी बढ़िया है कि अगर हम चांस नहीं भी दे पा रहे तो हम उससे रेवेन्यू कमा रहे हैं। और हमारी हर डील में ये पॉइंट जरूर होता है कि फ्यूचर में या तो रियल मैड्रिड के पास बायबैक ऑप्शन रहेगा या फिर जो फ्यूचर सेल होगी उसका भी 50% इनको कई बार बहुत सारी डील्स में इनको मिलता है। मोस्टली डील्स में ये बायबैक करने की बात करते हैं, जैसे कि अभी जो बात चल रही है, मिगुएल की बात चल रही है, जो खेलते हैं हमारे जिरोना में, उनको मिगुएल गुटिरेस, उनको वापस लाने की बात चल रही है, बिल्कुल ला सकते हैं। निको पाज, इनको वापस ला सकते हैं। तो इस टाइप से जो प्लेयर्स है रियल मैड्रिड उनमें कहीं ना कहीं क्लॉज डाल के हमेशा रखते हैं, तो ये स्मार्ट मूव होती है चीज़ों की। तो फाइनली अगर मैं आपको रेवेन्यू की बात बता दूं तो 218 मिलियन कमाए हैं ला फैब्रिका ने, और ला मसिया पूरी लिस्ट में कहीं नहीं है जिस तरीके, क्योंकि एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स ब्रो, मनी मैटर्स। दैट इज द रीजन कि बार्सिलोना सफरिंग बिकॉज दे डोंट हैव द मनी। तो एंड ऑफ द डे मनी मैटर करती है। तो सेकंड रीजन विच वाज योर अकेडमी, वो अकेडमी प्लेयर्स की वैल्यू, उनकी एलीटनेस, वो किस लेवल पे पहुंचे, कितना रेवेन्यू जनरेट करा, तो 218 मिलियन यहाँ पे हमारे ला फैब्रिका ने दे दिया है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज एफिशिएंट कॉस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे फ्लोरेंटिनो पेरेज का ब्रूटल स्टाइल जो है वो आप टू एज स्वॉर्ड की तरह कह सकते हो कि कितने प्लेयर्स ने शायद छोड़ा, क्योंकि उनका जो मैंने शुरुआत में बताया वो जो स्ट्रक्चर है वो वही रहता है। उसके बाद कितने, पर इसी की वजह से शायद हम पैंडेमिक के टाइम पे बचे भी। रियल मैड्रिड उस टाइम पे भी स्टेबल था, आज भी स्टेबल है और आज सरपास कर रहा है। तो अगर आप एफिशिएंसी रेशियो में बात करो कि पर्सनल कॉस्ट और ऑपरेशन इनकम, जो ऑपरेटिंग इनकम है वो 47% है रियल मैड्रिड की। वहीं पे अगर आप दूसरे क्लब, ऐसा नहीं है कि रियल मैड्रिड का खर्चा नहीं बढ़ा है, 12% से इनका खर्चा भी बढ़ा है। उसके पीछे के बहुत सारे रीजन भी हैं कि उन्होंने एक्स्ट्रा एमिनिटीज वगैरह ऐड करी हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो जीत रहे थे तो और कंट्रीज में अपने नए स्काउट्स वगैरह ओपन करे हैं, अपने नए क्लब्स के पीआरस वगैरह करें, काफी चीजें करी हैं जो कि क्लब्स को अपने एक तरीके से मैनेजमेंट, नॉट मैनेजमेंट बट एक तरीके से जो उनकी एंगेजमेंट वगैरह के लिए करना पड़ता है। टैक्सेस वगैरह में भी पैसा गया, तो 12% जो है इंक्रीज हुआ है, जो कि सबका हुआ है। मतलब इन 6 में से 4 क्लब का जो है वो ऊपर गया है। बट जो रेशियो है पर्सनल कॉस्ट टू ऑपरेटिंग इनकम एंड जो पर्सनल कॉस्ट का जो एक रेशियो बनता है, जो फाइनली आपका एक आउटपुट निकालेगा, दैट इज 47% ओनली। वहीं पर अगर आप पीएसजी 83%, स्पोर्टिंग 89% एंड रिकमेंडेड वैल्यू इज 70%। तो आप खुद ही सोच सकते हैं जो बेंचमार्क है 70% का, उससे कितना नीचे है। मतलब 70% इज द हाईएस्ट, कि इससे ऊपर आप जा रहे हैं तो मतलब आप बर्बाद ही क्लब हो रहे हो कहीं ना कहीं। रियल मैड्रिड इज एट 47%,
PSG at 83%। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि कितना जबरदस्त तरीके से डिसिप्लिन करके रियल मैड्रिड ने इस फैक्टर को कहीं ना कहीं कंजर्व करके रखा है। और ये रियल मैड्रिड के अब कहीं ना कहीं डीएनए का पार्ट बन गया है कि क्लब इज बिगर देन द प्लेयर, एंड आई कंप्लीटली बिलीव इन दैट। अगर क्लब ही नहीं रहेगा तो प्लेयर कहां से बनेगा यार? अगर आपका स्ट्रक्चर ही फिक्स नहीं होगा तो हर कोई अपने तरीके से आपको ब्लैकमेल करके पैसा लेके जाएगा, वेजेस लेके जाएगा, तो बाकी लोग क्या करेंगे? अगर एक बढ़ाएगा दूसरा बोलेगा मेरे को भी बढ़ाओ, उसको क्यों दे रहे हो? फिर तीसरा बोलेगा इसको क्यों दे रहे हो? तो यहीं पे मुझे फ्लोरेंटिनो पेरेस की जो ये स्ट्रिक्टनेस है, जो ये एक प्रिंसिपल वाला रूल है कि डंडे वाला रूल कि हाँ मैं ऐसा ही करूंगा, मुझे शायद पहले मैं क्रिटिसाइज करता था डेफिनेटली, बट जब इस टाइप की रिपोर्ट्स आती हैं तो मतलब मेरे को ये सोचने में मजबूर कर देते हैं कि क्या गलत कर रहा है, सही तो कर रहा है। जब मैं बाकी क्लब्स की हालत देखता हूँ तो पेरेस इज डूइंग ग्रेट यार, वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ रियल मैड्रिड एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट इन द फुटबॉल वर्ल्ड। मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ, क्योंकि इस सब के हटा के अगर आप देखें तो रियल मैड्रिड विद द पॉजिटिव नेट प्रॉफिट ऑफ 16 मिलियन यूरोस, इकलौता क्लब सब कुछ काट कूट के लॉसेस ये वो खर्चे वगैरह सब निकाल के स्टिल प्रॉफिट में है। और इसमें भी बहुत सारे रेवेन्यूज जो हैं आपको भी पता है काउंट नहीं होते हैं, ये जस्ट इनकम एंड खर्चा कॉस्ट वो सब निकालने के बावजूद भी 16 मिलियन जो पाउंड्स है वो आप खुद ही देख सकते हैं कि रियल मैड्रिड ने एक प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया है। वहीं पे अगर आप इसके साथ साथ देखो तो रियल मैड्रिड एक ना लीडिंग ग्लोबल ब्रांड बनी है। और ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ रियल मैड्रिड ऑन द फील्ड है इसलिए उसका नाम है, ऑफ द फील्ड भी जो रियल मैड्रिड की का क्रेज है, मैं बार्सिलोना का भी बतेरा क्रेज है, ऐसी बात नहीं है, बट जो बहुत ही जबरदस्त मतलब इवन जो रियल मैड्रिड की स्क्वाड है ना, जो उसकी मार्केट वैल्यू है दैट इज अराउंड आई थिंक 1.4 बिलियन समथिंग, जो कि काफी बड़ा अमाउंट है। इवन काफी सारे स्टेट ओन क्लब्स की जो पूरे मार्केट वैल्यू है क्लब की या जो उनके प्लेयर्स की वो उसके आसपास तक भी नहीं है। इस रिपोर्ट में रियल मैड्रिड की क्लब जो करंट टीम है, करंट स्क्वाड है, उसकी वैल्यू भी अराउंड 1.4 बिलियन। तो आप खुद ही इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट प्लेयर्स में की, जो उनकी मार्केट वैल्यू है, जिस तरीके की उनकी ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेज है, जिससे आपके ऑफ फील्ड रेवेन्यू भी हिट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, आप एक ग्लोबल ब्रांड बन गए हो फुटबॉल की दुनिया में। ना सिर्फ फुटबॉल की दुनिया में, जिस तरीके के संटियागो बन गया है, एनएफएल के मैचेस यहाँ होने वाले हैं, अभी इवेंट्स के कितने सारे यहाँ पे हुए हैं, मतलब सिंगिंग वाला हुआ है, मैं भूल गया वो कौन सी फेमस सिंगर आई थी यार, अभी उनके यहाँ पे शोज हो रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा जो रेवेन्यू जनरेट यहाँ पे हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ये चीज दिखाता है कि ये जो विजन है फ्लोरेंटिनो पेरेस का, ये रियल मैड्रिड के लिए बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है। मतलब अभी अगले 4-5 साल तो अभी वो अपना अभी जीते हैं अपना प्रेसिडेंटशिप, ऑब्वियसली कोई दूसरा कंटेंडर था ही नहीं और हो भी नहीं सकता जिस तरीके की प्रेसिडेंटशिप उनकी रही है। तो अगले 4-5 साल तो वो कहीं नहीं जा रहे हैं अनटिल अनलेस कुछ हो ही जाए तो अलग बात है। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर अगले 4-5 साल भी वो यहाँ पे रुकने वाले हैं तो आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर अभी रियल मैड्रिड 1 बिलियन को सरपास कर चुके हैं, तो जब हमारी सारी इम्यूनिटीज स्टार्ट हो जाएंगी, जब हमारा माइक्रोसॉफ्ट का पूरी ब्रांडिंग हो जाएगी, जब हम शायद एप्पल के साथ टाई अप कर रहे होंगे, तो आप खुद ही सोचो कि रेवेन्यू कहाँ पे जाने वाला है। उसके बाद हमारी प्लेयर सेल्स और फालतू की स्पेंडिंग ना करना, जो कि मुझे कभी ना कभी लगती है कि थोड़ी गड़बड़ भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरत भी होती है। बट ठीक है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है क्लब को मुझसे बेटर पता है। मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना के बोलना मेरे लिए आसान है, बट शायद क्लब को वहाँ पे पता है कि किसको खरीदना है किसको नहीं खरीदना, शायद वो उनको बेटर पता होगा, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। सो फाइनली सम अप करते हुए, रियल मैड्रिड, द बेस्ट क्लब ऑन द प्लैनेट, हैज अगेन डन समथिंग अमेजिंग व्हिच इज सरपासिंग 1 बिलियन इन ऑपरेटिंग इनकम ऑफ, जो कि इकलौता क्लब है जिसने ये फीट अचीव करा है। थैंक यू गाइस।